राम राम टाबरो। किसान का हाल चाल शानदार। बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी देखो आपके। और आपके देखो परीक्षा बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ गई है ना। और बड़ी ईमानदारी से अब नींद वींद त्यागना, नींद वींद जो निकालना आप छोड़ दो। खाना कम खाओ, थोड़ा सा जल्दी उठो सुबह। और स्कूल में भी अब तुम्हारी छुट्टियां हो चुकी होगी, तो बढ़िया तरीके से कोर्स को बढ़िया 4-5 बार लपेट लो, लिख लिख के याद करो, जितना रट सके उतना रटो। क्वेश्चन बना बना के उसका आंसर लिखो। और आपका जो छोटा क्या मैं तो छोटा मान लो, बड़ा मान लो, जो भी मान लो, जो मान लो, आपका ये भाई जो है आपके पूरी तरीके से आपके क्या है दोस्तों साथ है ना। आप किसी भी प्रकार के आप प्रश्न मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब धीरे धीरे अपनी तरफ से भी कोर्स होता जा रहा है ना। तो देखो, अब आज आपके एक परावर्तन और अपवर्तन नामक पाठ जो चल रहा है लाइट के अंदर। अब इसमें यानी प्रकाश के कई प्रकार की घटनाएं, जिसमें आपने ये घटना परावर्तन पढ़ी। परावर्तन के अंदर कई घटनाएं आती है। और जैसा कि अपन शुरू में जब पढ़ा था टॉपिक, वो है अपवर्तन। क्या है अपवर्तन? और मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन उस समय एक साथ थोड़ा बहुत बताया था उस समय। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो दोस्तों। जब आप क्या स्कूल में जाते हो ना, तो आप जैसे कुछ बच्चे होते होंगे, वो तो क्या करते, जैसे क्लास में जाते हैं बेचारे 10 बजे जाते होंगे और पूरे दिन आराम से पढ़ते होंगे। और वो बिल्कुल जहां से घर से आए थे 4 बजे उठ के पूरा टाइम दिया और 4 बजे उठ के अपना पढ़ाई का जो जो काम था अपने सीधे घर पे चले गए। वो तो दोस्तों आपका परावर्तन। वो क्या है दोस्तों? परावर्तन। और एक बहुत ही नौटंकीबाज आदमी है साहब आपका दोस्त। वो क्या करता है, घर से जल्दी निकल जाता है। हाँ, 9 बजे निकल जाता है ना। और पता नहीं कहा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। और घर वालों को क्या कहता है, बेवकूफ बना के आता है कि यार मैं तो एक्स्ट्रा क्लास है, मैं स्कूल जा रहा हूँ दोस्तों ना। वो स्कूल से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और इधर उधर घूमते घूमते आराम से 10 बजे स्कूल पहुंचता है। और 4 बजे के बाद भी कहता रहता है कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लास है या हमारे खिलाने का पीरियड आता है। तो वो थोड़े से आधे घंटे बाद घूमता घामते अपने घर पे जाता है। यानी अपने मार्ग से क्या हो जाता है दोस्तों, विचलित हो जाता है। परावर्तन जो था वो सीधे लड़के की तरह था कि घर से आया, पढ़ा और सीधा घर पे चला गया, कहीं मुड़ा नहीं दोस्तों। और अपवर्तन ऐसा ऐसा चोर विद्यार्थी है कि वो अपने घर से पहले आया, इधर उधर डोल डुला के आया और आराम से बेवकूफ बना के कहीं भी डोल के घर पे, यानी अपने मार्ग, अपना जो उद्देश्य था उससे वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यानी आया और सीधा नहीं गया, वो क्या हुआ, पहले विचलन हो गया उसमें। अब विचलन कैसे कैसे होगा, यानी अपने मार्ग से विचलन किस किस प्रकार से होगा दोस्तों, वो इसमें पढ़ेंगे। और उस समय आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि अपवर्तन जो है रिफ्रेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन यानी तो परावर्तन और रिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन। जो रिफ्रेक्शन अपवर्तन है ये क्या दोस्तों, एक प्रकार का इल्यूजन है, यानी भ्रम है। क्या है ये? भ्रम। जैसे तुम भ्रम में रखते हो ना घर वालों को, क्या हम पढ़ रहे हैं और साले किताब के अंदर मोबाइल छिपा के देखते रहते हो रील, है ना। वही वो भ्रम जो पैदा करते हैं ना दोस्तों कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही भ्रम क्या है, यहाँ अपवर्तन करता है। कैसे करता है साहब? आपको मैंने बताया था कि जो सूर्य उदय होता है वो तो अपने को 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है और 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। बाकी वो इसलिए पूरे दिन का समय कितने मिनट का बढ़ जाता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ठीक है। और आप मान लो सिक्का पानी में डाले हो तो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, यानी नहीं है वो दिखाता है, इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। कौन दोस्तों? अपवर्तन। और वो देखो, अगर आप मछली दिख रहे हो ना पानी के अंदर मछली जो तैर रही है, वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी ऊपर आप पकड़ ले, हाथ फैल ले, जैसे अपन जैसे ही जाते हैं ना वो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि वो दोस्तों थोड़ी सी नीचे होती है। यानी कोई भी चीज हमेशा ऊपर को उठाया हुआ रखता है। इसलिए वहां जो पक्षी होता है ना, वो हाँ वो क्या करता है, हाँ वो सारस वो क्या करता है, एक टांग ऊपर रखता है दोस्तों, बगुला, हाँ बगुला, सारस क्या बगुला, वो बगुला जो होता है ना, हाँ वो पैर पैर के यहाँ और से जो मार साहब सारस बोल दिया, हाँ बगुला बगुला कोई बात नहीं। जो बगुला होता है ना वो पैर पैर को क्या एकदम से वो उसको पता है कि यहाँ अपवर्तन की घटना है, ये साला जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे। तो अपन क्या करें कि इसको थोड़ी सी स्पीड में नीचे पैर ले जाए, तो नीचे ले जाता है और मछली को पकड़ लेता है दोस्तों। तो यानी जो ये क्या इल्यूजन की घटना जो दिखाई देता है वो होता नहीं है इसके अंदर, यही अपवर्तन है दोस्तों, है ना। यही आवारा अपवर्तन है जो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ये लाइन पकड़ के रख लो, ये क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित। और कौन हो रहा दोस्तों? प्रकाश की किरण विचलित हो रही है ना, आप और मैं नहीं विचलित हो रहे हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताऊंगा ना, चलो इसके पहले अपन परावर्तन की बात कर लेते हैं। परावर्तन क्या होता था, वापस रिपीट करो। परावर्तन की परिभाषा, जब भी प्रकाश की अपारदर्शी माध्यम, पहले क्या शब्द था वहां पे, अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसी परावर्तन की घटना कहते हैं। परावर्तन एक फरोग जो पूर्व को पूर्व, है ना। अब यहाँ अपवर्तन की जो घटना होगी दोस्तों, परावर्तन किसमें हो रहा था, अपारदर्शी माध्यम में। अपवर्तन क्या होगा दोस्त, पारदर्शी, है ना, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी माध्यम के अंदर। ये पारदर्शी माध्यम, अच्छा माध्यम क्या होगा, या तो ठोस होगी या द्रव होगा या गैस होगा। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसके प्रकाश आर पार जा सकता है, और प्रकाश आर पार जाने का मतलब अपन भी उसके आर पार देख सकते हैं। आया बात समझ में? वो जो अगर उस कांच के पीछे से अपन लेप हटा दें तो क्या बन जाता है दोस्तों, पारदर्शी माध्यम, यानी जिसके अंदर प्रकाश आर पार जाना चाहिए। जैसे पानी भी है ना,
पानी वगैरह है ना, पानी है, कांच है, इस प्रकार से हवा है, ये सब पारदर्शी माध्यम है जिसके प्रकाश क्या होता है दोस्तों, आर पार जा सकता है। अब अपवर्तन होगा क्या साहब, ये लो साहब अपवर्तन, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और उसका माध्यम बिल्कुल माध्यम है यार, किसी माध्यम के, आप पारदर्शी माध्यम का मतलब मान लो ये मैं कांच का स्लेब ले लूं और यहां से प्रकाश जा रहा दोस्तों, तो पहले कौन सा माध्यम हो गया, वास्तव हवा माध्यम हो गया, यानी वायु माध्यम से जा रहा। अब ये जो कांच है दोस्तों, ये कांच कौन सा माध्यम हो गया, ठोस माध्यम हो गया, अलग माध्यम हो गया दोस्तों। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा दोस्तों, ये कहीं छाप क्या जानी, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लिख लेना इसको, ओके, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पारदर्शी माध्यम है, अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लो क्या हुआ दोस्तों, ये मैं एक कांच का स्लेब बना देता हूं, यहाँ पर ये लो कांच का स्लेब बना दिया, इसको बढ़िया ध्यान से समझना, आप अपवर्तन के बारे में समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण आई, थोड़ी सी टेढ़ी बनाना ना, बिल्कुल सीधी नहीं बनाना, सीधी नहीं बनाने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पार्ट में आप पढ़ चुके हो कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण। ये लो साहब आपतित किरण, आ गई बात समझ में, आपतित किरण आ गई साहब। और जहां पर, यहां ध्यान रखना, माध्यम जहां चेंज होगा वहां आपको अभिलंब खींचना है। जैसे अब ये माध्यम कौन सा, जैसे ये हवा से आ रही है दोस्तों, हवा है ना, हवा माध्यम है। अब यहाँ ये क्या है दोस्तों, कांच है, क्या है दोस्तों, कांच है ना, कांच का स्लेब है, कांच का स्लेब जानते हो ना, मोटी सिल्ली होती है कांच की। अब ये जो कांच का स्लेब है दोस्तों, ये क्या है, इसके अंदर अब प्रकाश की किरण प्रवाहित, इसके अंदर प्रकाश की किरण जाएगी क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है। अब जैसे इसके अंदर जाएगी, ये कौन सा माध्यम है दोस्तों, कांच। कांच यानी कौन सा माध्यम हो गया, यह ठोस माध्यम हो गया दोस्तों, कौन सा माध्यम हो गया, ठोस। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, जहां पर दो माध्यम होंगे वहां पर अपने को खींचना अभिलंब, ये काल्पनिक लाइन है, ठीक है। अब नियम के अनुसार तो प्रकाश क्या है भाई, ऐसे ऐसे जा रहा था, यूं जाना चाहिए था दोस्तों, इसको ये इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है देखो, अब ये हवा है और ये ठोस है, यानी ये कौन सा माध्यम है दोस्तों, विरल माध्यम, यानी हल्का माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम हो गया, ठोस, कौन सा माध्यम हो गया दोस्तों, सघन माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया दोस्तों, सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया दोस्तों ना। सघन यानी इसमें थोड़ा सा, हाँ, इसके जो अणु होंगे ये क्या होंगे, पास पास होंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि वायु के अणु दूर दूर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कहूं कि एक काम करिए, आप समुद्र, आप क्या करो, ग्राउंड से दौड़ते हुए जाना है ना, बिल्कुल मैदान से, और आपके तालाब के अंदर आपको प्रवेश करना, तो क्या होगा, और सौ बिल्कुल हवा में जाओ तो बिल्कुल आजादी खुलो एकदम से पानी में दौड़ता दौड़ता जाओ, और पानी में जो ही जाओ माँ का टांगड़ा डूबा लाग जाए, बाकी तो स्पीड यानी माँ को वेग ही कम हो जाए, है ना। आपने क्या कहा कि आपका वेग अगर मान लो हवा में ज्यादा था ना, जैसे ही आप पानी में गए आपका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वेग क्या हो गया, कम हो गया। अगर वहां रस्सी लगी हुई दोस्तों, तो फिर आप सोचोगे कि मैं कहीं डूब नहीं जाऊं, तो उस रस्सी को पकड़ते पकड़ते आप बाहर आओगे। अब जैसे ही बाहर आए दोस्तों, पहले डर डर के चल रहे थे, आपकी स्पीड कम थी, ऊर्जा कम हो गई वहां अंदर जाते। अब जैसे ही आप वापस पानी से बाहर आए, आप आजाद हो गए। अब आपने क्या कर दी दोस्तों, रस्सी छोड़ दी। ये रस्सी ही अभिलंब मानना दोस्तों, इसको जो मैंने उदाहरण समझाया ना उस हिसाब से, जैसे आप बाहर आए, आजाद हो गए, दूर। अब उस रस्सी को दूर फेंक के आप उससे दूर हट गए। आपने क्या कहा कि जब पहले आप हवा से पानी में गए थे तो आपने क्या हुआ, रस्सी को पकड़ लिया। क्या हुआ दोस्तों, रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी मतलब ये अभिलंब है, ये क्या है दोस्तों, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। यानी जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से ठोस माध्यम में आई, तो अब ठोस में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका गति कम हो जाएगा, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई दोस्तों, अपने रास्ते से मुड़ गई। इसको मैं डॉट 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 करके बता देता हूँ दोस्तों ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ये डॉट 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 डॉट। ओके, अब क्या हुआ, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या हुई, ये थोड़ी अभिलंब की ओर मुड़ गई दोस्तों, यानी इसका वेग कम हो गया, ढीली हो गई, ढीली होते थोड़ी सी लटक गई, यानी इस रस्सी को पकड़ के भी चलने लग गई, यानी ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई दोस्तों। ये साहब मैंने अभिलंब की ओर झुका दी। अब प्रकाश की किरण ऐसे आ गई, फिर से माध्यम चेंज होगा और आपको क्या करना होगा, एक रस्सी हुई अभिलंब आपको खींचना होगा। अब एक ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब क्या होगा, अब जैसे ही आप पहले पानी में डोर रहे थे, जैसे ही आप बाहर आए, बाहर आते रस्सी को आपने फेंक दिया, रस्सी को दूर कर दिया, और दूर करते आप बाहर आराम से खुले होकर दौड़ने लग गए। यानी अब ये जैसे ही ठोस, अब बाहर कौन सा माध्यम है दोस्तों, वायु माध्यम। बाहर वहां पर कौन सा माध्यम है, वायु, यानी कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब जैसे विरल माध्यम में आएगी, हल्के माध्यम में आएगी, तो प्रकाश की किरण क्या होगा, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी, रस्सी को फेंक देगी साले को। अब जानी चाहिए थी, तो इसके नियम के अनुसार, इसको सही बना दे थोड़ा सा,
ये लो साहब ए अभिलंब ऐसे खींच देते हैं। अब जानी चाहिए थी दोस्तों ये इस प्रकार से ना, ये इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये किस प्रकार से चलेगी, थोड़ी सी अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, है ना, ये फिर से विचलन कर गई दोस्तों, ये इस प्रकार से दूर हट गई, है ना। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई। अगर मैं इसकी जगह कोई लकड़ी पानी के अंदर डालूंगा ना दोस्तों, जब आप इसको तिरछी नजर से दोगे, हाँ वही तिरछी नजर से देखना है आपको, तो ये सारी लकड़ी कैसे दिखाई देगी आपको, थोड़ी सी पानी में मुड़ी हुई दिखाई देगी, और मुड़ी हुई नहीं है लेकिन आपको मुड़ी होने का भ्रम दिखाई देगा। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से अगर पानी में लकड़ी डालेंगे तो क्या होगा, हाँ आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी, सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा, सूर्य जो जल्दी आपको उदय और लेट तक अस्त, यानी 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम, दिन क्या हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से 2 कंक्लूजन आपने निकाले। क्या निकाला, पहला कि जब भी प्रकाश की किरण, हाँ प्रकाश की किरण नहीं लिख रहा हूं मैं ना, हाँ बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, नोट्स ऐसे बना लेना, प्रकाश की किरण, हाँ जब, हाँ विरल से, किस माध्यम से दोस्तों, विरल, है ना, विरल से किस में जा रही है दोस्तों, सघन माध्यम में जा रही है। विरल से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, तो किधर चली गई, अभिलंब की ओर झुक गई। क्या हो गया दोस्तों, विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो किरण जो होगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये लो साहब अभिलंब की ओर झुक गई, ये लो झुक गई, हाँ क्योंकि अपने गरज पड़ गई दोस्तों, रस्सी को पकड़ लिया, रस्सी की ओर अपन झुक गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपनी स्पीड कम हो गई थी, डूबने का अपने को डर था। अब वापस क्या हुआ, सघन से बाहर जाएगी, क्योंकि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी, तो क्या हुआ, सघन माध्यम से अब किरण विरल यानी हल्के माध्यम में जाएगी, तो अब ये नालय, हाँ बिल्कुल ये इस प्रकार का क्या होगा, हाँ कृतघ्न है, कृतघ्न या कृतज्ञ जो भी है, हाँ ये क्या होगा, साल ये कहेगा एहसान फरामोश हो जाएगा आदमी, साधारण भाषा में कहे तो, और उस रस्सी को बाहर फेंक देगा, और बाहर फेंकने पर क्या होगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर हो गया, यानी उस रस्सी से आपका जो सहारा था अभिलंब, उससे आपने दूर कर दिया, और रस्सी से आप क्या हो गए, अभिलंब से क्या हो गए, दूर, अभिलंब से क्या हो गए, दूर, अभिलंब की ओर, यानी जो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये आई नहीं समझ में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अब जैसे आपने परावर्तन के 2 नियम लिखे थे कि एक आपतित किरण, है ना, और ये जो बाहर निकली, ये जो किरण निकली, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण दोस्तों, ये अपवर्तित किरण है। यहां पर एक कोण बन रहा है दोस्तों, यहां पर एक कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहां कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण से बना हुआ अपवर्तन कोण। तो यहां पर आपने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे पिछले वाले वीडियो के अंदर, कि आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण, या वहां परावर्तित किरण था, तो वो तीनों ही एक ही तल पर थे। सेम नियम यही है, पहला नियम यही होगा दोस्तों, इसका पहला नियम क्या होगा कि यही आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। कौन कौन से, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। देख लो कहीं आपकी तरफ तो नहीं आ रही किरण, सब नहीं आ रही, बिल्कुल नीचे, हाँ इसका एक ही आप कागज पे चित्र बना सकते हो, यानी ये क्या है, एक ही तल पर है। अगली बात में ये नियम याद कर लेना, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान समझना, परावर्तन के अंदर आपने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तित कोण वो क्या थे, बराबर थे, लेकिन यहां पर आपतन कोण, ये आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को आपने क्या बोला था, आई, है ना, और अपवर्तित कोण, है ना, आपतन कोण व अपवर्तित कोण, इन दोनों की जा यानी साइन, इनका जो साइन मान निकलेगा दोस्तों, जिसे हिंदी में बोलते हैं जा, यानी आपतन कोण की, आपतन कोण की जा, है ना, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, जा, है ना, ओके, साइन, जिसे अपन साइन कहते हैं, ये क्या होते हैं दोस्त, इनका मान होता है स्थिरांक, क्या होता है, इनका अनुपात निकालेंगे तो अपने को स्थिरांक प्राप्त होगा। यानी इसको इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, है ना, और इसको इस प्रकार से लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये अपवर्तित कोण आर है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, म्यू, और म्यू को कहते हैं दोस्त अपवर्तनांक, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, यानी किस, हाँ कितना मुड़ा, यानी प्रकाश के अंदर, प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद कितनी विचलित हुई, ये इसका मान है अपवर्तनांक। आई बात समझ में नहीं आई, मैं क्या कर रहा हूं, अपवर्तनांक को ढंग से समझेंगे अपन, ये चीजें समझ में आएंगी नहीं, यहां से प्रश्न आना बिल्कुल जरूरी है, और आएगा, और इसको छाप लो आप एक बार, इसको मिटा देते हैं, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों।
हाँ देखो दोस्तों, अब आ रहा शब्द अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या बता रहा है कि जब आपने कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसमें क्या हुआ, प्रकाश में के किरण में क्या हो गया, विचलन हो गया, यानी अपने मार्ग से वो क्या हो गए, भटक गई, विचलन हो गया। इसका कारण बताता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या कहता है दोस्तों कि आपको, जैसे मैंने उदाहरण बताया कि आप हवा से दौड़ते दौड़ते एकदम पानी में चले गए तो आपका वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रकाश का वेग भी जब किसी माध्यम में क्या होता है, ज्यादा होता है, और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। कि सबसे ज्यादा प्रकाश का जो वेग होगा वो किसमें होता है दोस्तों, निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना वेग किसका होता है दोस्तों, प्रकाश का वेग होता है निर्वात के अंदर। वैक्यूम यानी कोई माध्यम नहीं हो उसमें भी प्रकाश क्या होता है, गमन करता है, और इसका वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। लगभग हवा में, हवा जो वेग होता है वो भी लगभग इसमें सेम ही कह सकते हैं, लेकिन निर्वात के सापेक्ष में, निर्वात में जो वेग होता है दोस्तों वो हमेशा हवा से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी हवा के अंदर जो वेग होगा वो थोड़ा सा क्या होगा दोस्त, ज्यादा होगा, है ना। लेकिन हवा और लगभग आप इसका यही वेग मान सकते हो। लेकिन इसके अलावा जितने भी अपन बात करें कि पानी वगैरह हो गया, पानी में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पानी में जाते ही, अब जैसे मान लो निर्वात से हवा में किरण गई तो उसमें अपवर्तन की घटना बहुत मामूली होगी, लेकिन हवा से या निर्वात से पानी में गई, क्योंकि पानी में क्या हो गया, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। चाल कम हो, क्योंकि सघन माध्यम में हवा के सापेक्ष में, तो प्रकाश की किरण थोड़ी सी झुक जाएगी, यानी वहां वेग कम हो जाएगा। जितना उसमें, जितना माध्यम सघन होगा, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, जितना माध्यम सघन होगा उसमें उतना ही वेग कम होगा और उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। मैंने क्या कहा, माध्यम जितना, जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर दूसरे माध्यम का अगर सघन माध्यम ज्यादा है, यानी जितना सघन माध्यम होगा, जिसके उसके अणु जितना पास पास होंगे, उसमें अपवर्तन की घटना भी दोस्तों उतनी ज्यादा होगी, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अपन जल की बात करें दोस्तों, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ये आपको याद कर लेना दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हीरा का। हीरे में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आपकी किताब में नहीं है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होता है, जैसे ही आपने बात की, मान लो ये हीरा है, यहाँ प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण आते ही थोड़ी सी क्या हो जाती है, क्योंकि अगर सघन माध्यम से यहाँ पर खींचे, यूं जानी चाहिए थी लेकिन इधर लटक जाती। अब जैसे जैसे इस प्रकाश की किरण को आप इधर घुमाओगे दोस्तों, ये किरण क्या हो जाएगी, इधर जाती जाएगी। फिर जैसे इसको घुमाओगे, अगर ये किरण बिल्कुल अभिलंब पर आपतित होती है तो ये बिल्कुल सीधी जाती, अपवर्तन नहीं होता दोस्तों। अगर अभिलंब पर आपतित होती है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित होती है, बिल्कुल बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, अभिलंब पर यदि आपतित होती है, अभिलंब और अभिलंब पर ही कोई किरण आपतित होती है, बिल्कुल सीधी जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। अगर मान लो, ये कहलाता है इसका क्रांतिक कोण, 90 डिग्री एंगल। अब जैसे ही इस आपतित किरण को आप और घुमाओगे, आप घुमाने का मतलब क्या, हीरे को घुमा रहे हो, जैसे आप घुमाओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ जाएगी, है ना, और इधर जाते जाते जब आप इसको बिल्कुल यहाँ पर ले आओगे किरण को, तो इसमें इस प्रकार का अपवर्तन होगा दोस्तों की प्रकाश किरण यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा के, यहाँ टकरा कर, यहाँ टकरा, यानी इसमें हीरे के अंदर अगर प्रकाश गया, और उसकी बनावट भी दोस्तों, कटावट इस प्रकार की होती है कि उसमें एंगल बनाए जाते हैं, थोड़े बहुत अपन घुमा लेते हैं, तो ये प्रकाश इसी के अंदर अपवर्तित होकर बार बार घूमता रहता है। इसीलिए प्रकाश हीरे के अंदर क्या होता है, ज्यादा चमकदार। हीरा क्या होता है, ज्यादा चमकदार क्यों होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में अपवर्तन करवा दिया जाता है, यानी इसका अपवर्तनांक बढ़ाया जाता है, और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, ये हाईएस्ट है दोस्तों। हीरे का अपवर्तनांक कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसको रट लेना। और ये जो है, ये अपवर्तन की घटना ही है, अपवर्तनांक इतना हीरे का ज्यादा है, इसीलिए हीरा ज्यादा चमकदार होता है। इसकी प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इस प्रकार से एंगल दिया जाता है कि प्रकाश की किरण हीरे में आ तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती रहती, फिर अंदर से अंदर टकराती रहती है, तो वो हीरा क्या होता है, इससे चमकदार बनता है। ओके, बात समझ में आ गई, 2.42 याद रख लेना। अब अपवर्तनांक होता क्या दोस्तों, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी प्रकाश की किरण हर माध्यम में उसका वेग क्या होता है दोस्तों, अलग होता है। अब जैसे आपने कही कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है दोस्तों, एक माध्यम से क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है। अब ध्यान से समझना, ये कोई माध्यम है, यहाँ प्रकाश की किरण आई
यहाँ अभिलंब है दोस्तों। और ये आने के बाद या तो भाई अगर विरल और कुछ भी होगा तो मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा, या तो इधर बना देता हूँ ना, इस प्रकार से चलेगी, यहाँ आई और इधर चली गई, ठीक। और या फिर क्या होगा कि प्रकाश की किरण, ये अभिलंब, प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब, और या फिर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। दोनों स्थितियां हो सकती है दोस्तों, है ना। अब दोनों स्थितियां होंगी। अब यहाँ क्या होगा, देखो दोस्तों, यह पहला माध्यम, ये क्या है, माध्यम फर्स्ट, क्या है दोस्तों, माध्यम फर्स्ट। और ये दूसरा क्या हो गया, ये हो गया माध्यम सेकंड, क्या हो गया, माध्यम सेकंड। तो अपूर्णांक क्या है दोस्तों, अगर ऐसा कह दिया जाए कि माध्यम सेकंड, अगर अपूर्णांक यहां ज्ञात कर रहे हैं तो ये बोला जाएगा कि माध्यम सेकंड, कि माध्यम सेकंड या माध्यम टू लिख सकते हैं, सेकंड या टू जो भी है, कि माध्यम टू में एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष, अगर शब्द ध्यान से सुनना, क्या लिखा मैंने, सापेक्ष किसके साथ जोड़ा, माध्यम एक के साथ, कि माध्यम टू में प्रकाश की चाल ज्ञात कर रहे हो आप, है ना, अपूर्णांक ज्ञात कर रहे हो माध्यम टू में, माध्यम एक के सापेक्ष अगर आपको अपूर्णांक निकालना है तो यहां पर n लिख देंगे दोस्तों, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n, और यहां पर अपन लिख देंगे, क्योंकि माध्यम टू और एक निकाल रहे हैं दोस्तों, यहां लिख देगा 2 1, लेकिन माध्यम अगर जिसके साथ सापेक्ष लगा है उसको अपन लिखेंगे ऊपर की ओर, क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर की ओर, यानी माध्यम टू में प्रकाश की चाल, माध्यम टू में प्रकाश की चाल, ये एक फॉर्मूला। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉरी माध्यम एक में जिसके सापेक्ष लगा उसको ऊपर लिखना, माध्यम एक में, और यहां लिख देंगे माध्यम टू में प्रकाश की चाल, ये लिख दिया अपन, माध्यम टू में प्रकाश की चाल। आई बात समझ में, अपूर्णांक क्या है, अपूर्णांक का मतलब क्या है, यहाँ हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर आप दो माध्यम का कंपेयर कर रहे हो तो अगर ऐसा अगर कहीं पूछ लिया जाए कि माध्यम टू में माध्यम एक के सापेक्ष, जिसके साथ सापेक्ष लगा हुआ है उसको अपन ऊपर की ओर लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, और माध्यम नीचे लिखेंगे माध्यम टू में प्रकाश की चाल, और यहां लिखेंगे n21। ओके, समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन में इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि माध्यम एक में, है ना, माध्यम एक में अगर प्रकाश की किरण को आप नीचे से ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम एक में माध्यम टू के सापेक्ष, अब क्या आ गया, माध्यम टू के सापेक्ष, अब सापेक्ष किसके साथ आ रहा है, टू के साथ, तो यहां क्या लिख देंगे दोस्तों n12, और इधर क्या लिख देंगे माध्यम, ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो सापेक्ष है वो ऊपर आ जाएगा, माध्यम टू में प्रकाश की चाल, माध्यम टू में प्रकाश की चाल, ये लो माध्यम टू में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या आ जाएगा, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल। अब एक चीज और सुनिए दोस्तों, यदि इस माध्यम फर्स्ट की बात कर दी जाए, इस माध्यम फर्स्ट की, माध्यम फर्स्ट में अगर मान लो ये निर्वात ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए दोस्तों, निर्वात ले लिया जाए, यदि माध्यम फर्स्ट निर्वात हो, क्या हो, वैक्यूम हो, माध्यम अगर मान लो फर्स्ट क्या हो, निर्वात हो, क्या हो दोस्तों, निर्वात हो, तो क्या होगा, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, आगे बात समझ में, अपवर्तनांक। हाँ, अगर साधारण तौर से इसे अपवर्तनांक की परिभाषा भी कह सकते हैं दोस्तों, कि माध्यम एक हो तो जो निर्वात होगा, अगर माध्यम एक निर्वात हो तो उसे क्या कहेंगे, निर्वात। अब इस सूत्र में क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर माध्यम एक है तो यार क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम, क्योंकि अब यहाँ सेकंड और फर्स्ट नहीं रहा, अपन ने सीधा यहाँ मान लिया है कि माध्यम फर्स्ट कौन है, निर्वात है, तो दूसरा ऑटोमेटिक माध्यम सेकंड हो जाएगा, सिर्फ लिख देंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब यहाँ माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या आ जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। आगे बात समझ में, अगर माध्यम कौन हो, निर्वात हो, फर्स्ट निर्वात हो, और इसे क्या कहेंगे आप, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और साधारण तरीके से अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल c के बराबर, और माध्यम में प्रकाश की चाल किसके बराबर होगी दोस्तों, v के बराबर होगी। तो यहाँ पर या तो n से दर्शा दिया जाता है या म्यू से दर्शा दिया जाता है, तो इसका सूत्र अपवर्तनांक का क्या निकल के आया, n या म्यू बराबर c अपॉन v, c अपॉन v। ये इस प्रकार से अपवर्तनांक का क्या निकल के आता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मेरे ख्याल से आपको ये अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों,
परावर्तन की आपने घटना पढ़ी थी तो वहां पर कॉन्सेप्ट समझा था आपने मिरर का, यानी दर्पण का। जिमा आप थोपड़ो देखो। अब आपने देखा होगा कि किसी की आंखों में चश्मा लग जाता है, वो जो चश्मा देखते हैं क्योंकि वो आर पार देख सकता है, वो क्या है दोस्तों, आपका लेंस है। और आपने कई बार इस प्रकार का काम किया होगा कि आपके ड्राइंग बॉक्स में आपने हैंड माइक्रोस्कोप आया होगा, जिसको आप देखते होंगे कि आपको बड़े अक्षर करके देखते हो आप, या फिर उसको कागज लिया और सूर्य के प्रकाश के सामने रखा और उस कागज को आपने पक्का जलाया होगा दोस्तों। वो जो चीज थी वो क्या था दोस्तों, लेंस था। क्या था, लेंस। यानी ये कौन सा माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम। और इसमें कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी दोस्तों, अपवर्तन की घटना होगी। मान लो कोई दो गोले हैं, क्या है दोस्तों, दो गोले इस प्रकार के, क्या है, दो गोले हैं, ये लो साहब दो गोले, और एक गोला मैंने ये ले लिया। आई बात समझ में, ये दो गोले ले लिए दोस्तों मैंने, है ना, थोड़े से गोल बना, गोलू 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 गोल बन जाए, गोलू ए गोल। अब थोड़ा सा गोल टेढ़ा मेढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मेरे छात्र होंगे वो समझ लेंगे, चलिए ठीक है। अब इस वाले गोले का केंद्र ये है दोस्तों, और इस वाले गोले का केंद्र ये है दोस्तों। आगे बात समझ में। और यहां से इसको मैं तलवार लेके काट दूं सालेगा, इसको भी मैं तलवार लेके यहां से काट दूं। अब देखो ये कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक लेंस आ गया है। आ गई बात समझ में। इस लेंस का केंद्र थोड़ा सा दूर बना देते हैं, इसका भी थोड़ा सा दूर बना देते हैं। और साहब ओ तो मैं जाना पी की सतह थोड़ी उभरी हुई है, हाँ उभरिया हुआ मुंह माने याद आयो, कशो लेंस उत्तल लेंस, कशो लेंस साहब उत्तल लेंस। आ गई बात समझ में। अच्छा ये किरणों को उत्तल लेंस तो क्या कर रहा था, फैला रहा था, लेकिन आपने उस समय बोला था कि उत्तल लेंस में दर्पण में सारे काम होते हैं जो अवतल दर्पण में हुए थे, है ना। यानी उत्तल लेंस किसके बराबर मानना दोस्त, अवतल दर्पण। और एक इसी प्रकार का दो ले लेते हैं अपन, इस प्रकार का इधर का एक गोला समझ लेना, इसको इधर का गोला लेना, और इस प्रकार से कई इसको जोड़ दिया जाता है। और ये किस प्रकार का, देखो इसकी सतह कैसी हुई है, धसी हुई। यानी ये कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल। कौन सा, अवतल, अवतल। यानी इसकी सतह कैसी हुई है, धसी हुई है। और मैंने बताया था जो अवतल लेंस यहां है, यानी इसको आप किसके बराबर समझना है दोस्तों, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के रूप में समझना, है ना। यहाँ इसका नाम तो यही है दोस्तों, उत्तल लेंस, और इसका नाम अवतल लेंस है ना। लेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सारे गुण अपन ने पढ़े थे वो सारे गुण कौन से होंगे इसमें, अवतल दर्पण के। और अवतल लेंस में किसके होंगे, उत्तल दर्पण के। अब यहाँ परावर्तक सतह क्या थी दोस्त, हाँ उभरी हुई, तो उत्तल हो गया। अब देखो इसका केंद्र हो गया ये, ओके, और इसका केंद्र हो गया ये। अब इनके केंद्र को आपने क्या कहा था, वक्रता केंद्र। क्या कहा था, वक्रता केंद्र। और इसको किससे बताया था दोस्तों, वक्रता केंद्र को सी से बताया था। किससे बताया था दोस्त, सी से। और इसका ये, इसके देखो यहां से लेके यहां तक ये द्वारक है, और इसका ये मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु यानी जिसको ओ से बताते हैं दोस्तों, ये किसको बताते हैं, ओ से। इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक, हाँ प्रकाशिक केंद्र, ओके प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिक सेंटर है दोस्तों, ये ओ से बता दिया जाता है इसको। अब यहां से इसके वक्रता केंद्र और इसके वक्रता केंद्र, यानी ये C1 और ये C2 या C1 C2 कुछ भी मान सकते हैं, इसके प्रकाशिक केंद्र, है ना, बता देंगे भी। और ये प्रकाशिक केंद्र, इसको आपने क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया, ये C और ये C मिला दिया। अब इस C और C को मिलाना, अब ये क्या कहलाई, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या कहलाई दोस्तों, हाँ सॉरी, ये जो लाइन है पूरी की पूरी क्या कहलाई, मुख्य अक्ष। क्या है ये दोस्तों, मुख्य अक्ष। इसका ये, इसका केंद्र कहाँ होगा दोस्तों, इसका केंद्र ही है। और ये इसका क्या कहलाया, मुख्य अक्ष। क्या कहलाया दोस्तों, मुख्य अक्ष। और ये इसका ऑप्टिक सेंटर है दोस्तों, ओ। आगे बात समझिए, मुख्य अक्ष हो गया। काल्पनिक लाइन है, ऐसा कुछ लाइन होती नहीं है, अपन बात कर रहे हैं समझने के हिसाब से, ठीक है, ओके। आगे देखिए, आपने पहले ही पता है कि जब भी प्रकाश की किरण, हाँ यहाँ इसको यहाँ समझने के लिए इस प्रकार से बता देते हैं। चलो इधर देखो, अवतल ये कौन सा है, उत्तल, दोनों सतह इसकी क्या उभरी हुई। यहां से क्या होगा दोस्तों, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, है ना, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये क्या करेगा दोस्तों, हाँ साहब अवतल दर्पण की बात कर रहे होते थे, अवतल दर्पण की बराबर है। यानी ये प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देगा दोस्तों, ये लो एक जगह एकत्रित कर दिया। लेकिन कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी
तो वो क्या होगी, बिना मुड़े बिना विचलन के सीधी चली जाएगी। आगे बात समझ में। तो यानी ये कौन सा लेंस हुआ दोस्तों, ये जो लेंस हुआ ये कौन सा हुआ, किरणों को एक जगह एकत्रित करने वाला अभिसारी, यानी केंद्र की ओर, है ना, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अच्छा, ये दो प्रकार से मुड़ी हुई है, यानी इधर भी इसका फोकस होगा और इसका इधर भी क्या होगा दोस्तों, फोकस होगा। लेकिन मुख्य फोकस कौन सा होगा दोस्तों, जहां पर किरणें मिल रही है, देखो मुख्य फोकस किधर है, इधर, है ना, तो यहां पर क्या किरणें, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस इस तरफ होगा दोस्तों, तो इसको कह देंगे अपन F1, और इधर वाले फोकस को कह देंगे अपन F2। सब अट्टी फोकस का होए, बिल्कुल क्यों होए, आप देखो आपने क्या कहा था दोस्तों कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है, C है, या सॉरी C वक्रता केंद्र ये हो गया, वक्रता त्रिज्या है, क्या है ये, यहां से लेके यानी प्रकाशिक केंद्र, ये O प्रकाशिक केंद्र और C यानी वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना, ये रेडियस है दोस्तों इसका, है ना। अब ये हमेशा फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी, ये इस रेडियस की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है, क्या होती है, रेडियस की आधी। अब ये रेडियस की आधी होगी तो यहाँ पर कहीं इसका फोकस बनेगा, इधर भी इसका कहीं फोकस बनेगा, ठीक है, आधी हो गई। अब ये फोकस बनेगा तो इसको अपन क्या कर देंगे F1 और इसको कर देंगे F2। ओके, बात समझ में आ गई। कई जगह इस C को क्या कहा जाता है, F2 का, भाई ये डबल हो गया फोकस का, तो इसको बोल दिया जाता है 2F2, और ये भी इसका दुगना मान सकते हो, इस C को आप क्या बोल देंगे, 2F1। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणों को क्या किया, इसने एक जगह केंद्रित कर दिया, है ना, तो इसको क्या कहा, अभिसारी लेंस। अब अवतल की बात करते हैं, देखो अवतल किसके बराबर है, उत्तल दर्पण, यानी ये क्या कर रहा था, उत्तल दर्पण, याद करो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा था दोस्तों, फैला रहा था। तो मैं इसको चित्र को वापस यहाँ बना रहा हूँ, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दोस्त, ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर देता है दोस्तों, फैला देता है, क्या कर देता है, फैला देता है। ये देखो किरणों को फैला दिया, और किरणों को फैलाने का मतलब अपसार कर दिया, तो ये कौन सा लेंस हुआ दोस्त, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। देखो ये शब्दावलियां बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बहुत ही जरूरी काम आने वाली चीजें है। तो मैंने क्या कहा, इसका मध्य का बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ओके, और इन दोनों गोलों के बीच का जो सेंटर था ये कहलाया वक्रता केंद्र, और इस प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाई, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और ये इसका दो इसमें फोकस होंगे, अनंत से आने वाली किरणों को जिस बिंदु पर ये एक जगह एकत्रित करते हैं, ये इसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, क्योंकि ये इसका मुख्य फोकस है, क्योंकि वास्तव में किरणें इस तरफ मिल रही है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, देखो इसने किरणें फैला दी, अब ये किरणें मिल नहीं रही कहीं, तो अपन क्या करते हैं, जुगाड़ से इसको पीछे की ओर लाते हैं दोस्तों, इसको किरणों को क्या लाते हैं, पीछे की ओर। तो अवतल, ये अवतल जो लेंस होगा, इसमें फोकस जो होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो ये इसका मुख्य फोकस किधर हो गया, इस तरफ हो गया, है ना, मुख्य फोकस किस तरफ हो गया दोस्तों, पीछे की ओर हो गया। तो इसे अपन F1 कह देंगे इसके अंदर, और इधर वाले को कह देंगे F2। आगे क्लियर हो गया मामला, ठीक है, मामला समझ में आ गया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, इसके अंदर सारी जितनी शब्दावलियां थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा एक नियम मैं आपको बता देता हूं, देखो अभी एक नियम तो आपको पता चल गया कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को लेंस क्या कर देता है, एक जगह एकत्रित कर देता है, और अवतल लेंस क्या कर देता है, इसको फैला देता है, ठीक है। तो यहां से मैं इसकी बात करता हूं कि यहां से किरणें आई और इसने एक जगह एकत्रित कर दी, ठीक है। और ये अवतल की बात करते हैं, अवतल ने क्या किया, बहुत सारी किरणें अनंत से आई, इसको क्या कर दिया, यहाँ से फैला दिया, पीछे की ओर इसको मिलाते हैं, तो जहां पर ये मिलती है दोस्तों, ये इसका फोकस कहलाता है पीछे की ओर, है ना, काल्पनिक। यानी यहां से आपको एक बात पता चलेगी कि अवतल लेंस के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे, क्योंकि वास्तविक किरणों से मिल रहे हैं, तो ये कैसे प्रतिबिंब होंगे दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। और ये क्योंकि कल्पना से मिल रहे हैं, तो ये कौन से प्रतिबिंब होंगे, आभासी, यानी वास्तविक किरणों से नहीं मिल रहे हैं, तो कौन से प्रतिबिंब बनाएगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और बड़ी चीज ये क्या होगा दोस्तों, बड़ा करके दिखाने में भी काम में आता है। अगली बात समझ में, और बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ओके। मेरे हिसाब से मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और इस वीडियो को अधिक तक लोगों तक फैलाइए, ओके। जय सिया राम।